अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि न्यूट्रल होना किसी चीज़ का। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन वर्ड आएगा तो आपके जहन में फ़ौरन एसिड और बेस आना चाहिए। एसिड और बेस इसका कॉन्सेप्ट हो। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो इनके मिलने से हमेशा याद रखें हमारे पास साल्ट बनता है और हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, वाटर, यानी साल्ट एंड वाटर। तो स्टूडेंट ये जो साल्ट और वाटर बना है इनकी जो पीएच होती है वो 7 के करीब होती है। और जो हमारे पास जो है एसिड, इसकी पीएच जो होती है वो आपने पढ़ा भी है 7 से कम होती है। और जो स्ट्रॉन्ग है उसकी 1 2 3 के करीब होती है। और जो बेस है इसकी 7 से ज़्यादा पीएच होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं बेस। तो ये दोनों जिनकी पीएच न्यूट्रल नहीं है, ये इनके मिलने से वो चीज़ बन गई, यानी वाटर बन गया जिसकी पीएच 7 के करीब है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है कि जो एसिड होता है इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड वो चीज़ है जो H+ आयन देता है। और बेस वो चीज़ है जो कौन से आयन्स देगी, ये हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन देगी। तो H+ और OH नेगेटिव आयन ये जब मिल जाएंगे तो इनके मिलने से क्या चीज़ हमारे पास बनेगी, वो वाटर बनेगा। ठीक है। और साथ हमारे पास जो है वो साल्ट बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल उसने दी हुई है, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी जो है वो प्रॉपर्ली बता देता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, यानी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो इनसे साल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब वाटर की फॉर्मेशन जो होती है इसमें हमारे पास हीट जो है वो क्या होती है, वो इवॉल्व होती है। ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, वो हर डेफिनेशन में इवॉल्व और अब्जॉर्ब लिख देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने याद रखना है कि जिसमें हमने इवॉल्व लिखा है वहाँ पे हमने इवॉल्व ही पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। और इस तरह जिसमें अब्जॉर्ब होगी उसमें हमने अब्जॉर्ब। किसी भी इस तरह डेफिनेशन में आपने इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं लिख देना बगैर पढ़े हुए। तो एसिड और बेस मिलने से जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है कब, व्हेन 1 मोल ऑफ H+ आयन। देखिए 1 मोल ऑफ H+ आयन, ये H+ आयन कहाँ से आएंगे, ये एसिड से। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि एसिड वो शय है जो क्या देती है, H+ आयन। 1 मोल H+ आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ आयन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन कौन देगा, बेस, विद OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस टू फॉर्म, और वो बनाते हैं मिलकर रिएक्ट करने के बाद 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर बना देते हैं। तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास असल में होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये जब रिएक्ट करेगा, यानी ये जो इसको हम एक्वस वाटर में डाल देंगे या इसको बेस के साथ, तो ये क्या करता है, H+ आयन देगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन। उस तरह जो बेस है, जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये जो आयन्स देती है वो हमें देगी ये OH नेगेटिव आयन और साथ में Na+ आयन। तो अब यहाँ पर H और OH नेगेटिव आयन्स ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। और इसी तरह जो है ये वाले जो आयन्स है जैसे सोडियम और क्लोराइड आयन, ये मिलकर सोडियम क्लोराइड NaCl यहाँ पे बन जाएगा। तो हमारे पास जो है ओवरऑल रिएक्शन वो क्या बना, जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो है HCl प्लस NaOH। तो आपके पास बन गया वाटर एंड NaCl, साल्ट बन गया। तो इससे हीट जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास इवॉल्व होती है। डेल्टा H जो है ये नेगेटिव में आ गया। और इसके लिए जो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे ये डॉट लगाना है, यानी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। डेफिनेशन में भी आप लिख लें अंडर
स्टैंडर्ड कंडीशन। अब डेल्टा एच जो है -57.4 किलो जूल पर मोल। यानी एसिड और बेस के मिलने से हीट हमेशा क्या होती है, इवॉल्व होती है, क्योंकि उसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आ जाता है कि सर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, हीट इवॉल्व हुई है, लेकिन यहाँ पर देखें जो HCl है ये आपस में इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग भी तो हुई है ना। देखिए हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया था, इसका आंसर ये है कि जो एसिड होता है वही स्ट्रॉन्ग और अच्छा एसिड होता है जो H+ आसानी से दे। तो इसका मतलब है ये आसानी से हमें H+ देगा, ठीक है, और बेस ये आसानी से हमें क्या देगी, OH नेगेटिव। तो ये अब इजीली जब ये H+ और OH नेगेटिव हमें मिल जाएंगे तो हमें यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। तो लेकिन आप देखें जब H+ और OH जब ये करीब आते हैं ना, तो इनकी फॉर्मेशन में एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए इनकी ब्रेकिंग में एनर्जी अब्जॉर्ब कम होती है क्योंकि ये खुद ब खुद H+ और OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, लेकिन H+ और OH नेगेटिव आयन के मिलने से जो वाटर की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि वो आसानी से वो इतनी जल्दी नहीं होती, उसमें हीट ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो लगा देते हैं इसके साथ, और हमारे पास जो है वो हीट इवॉल्व हो रही होती है। और ये भी बात आपने याद रखनी है, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, ये जो एसिड्स हैं जब भी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलते हैं तो इनकी जो डेल्टा H की जो वैल्यू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो -57.4 किलो जूल पर मोल इसके अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। ये पॉइंट के बाद कुछ फ़र्क हो सकता है। इसकी वजह क्या है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो आसानी से H+ दे देते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आसानी से OH नेगेटिव आयन। इस वजह से जो है वो हमारे पास जो वाटर की फॉर्मेशन है उसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो तकरीबन इक्वल रेट में होती है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। HCl है, ये अगर जब मिलता है NH4OH के साथ, अब ये वीक बेस है, ये इतनी जल्दी OH नहीं देगी, तो ये HCl है, ये आसानी से H+ दे देता है, लेकिन इसके इतनी जल्दी OH नेगेटिव आयन ना देने की वजह से हमारे पास जो है क्या होगा, वाटर तो बन जाएगा प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया, लेकिन जो डेल्टा H है हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो स्टूडेंट -57 ही बल्कि -55.4 किलो जूल पर मोल तकरीबन इतनी आ जाती है। इसकी रीज़न क्या है मैंने आपको बताया, क्योंकि वीक बेस है। तो वीक बेस जो है या अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, अगर हम वीक एसिड ले लें या वीक बेस ले लें या दोनों वीक हों, तो इसमें क्या होगा, जो हीट इवॉल्व हो रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वीक एसिड या वीक बेस होता है वो आसानी से H+ या OH नेगेटिव आयन नहीं दे सकते, तो फिर उसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो जिससे जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना उसकी वैल्यू क्या होना शुरू होती है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो है वो आपने न्यूट्रलाइजेशन में ये बात याद रखनी है कि हीट इवॉल्व होती है, और उसी वक्त हीट ज़्यादा इवॉल्व होगी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक होगी तो हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है दूसरे के मुकाबले में। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। कंबस्शन का मतलब होता है जलना, ठीक है, यानी बर्निंग। तो बर्निंग जितने भी रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ जलती है यानी जलने का अमल इन्वॉल्व है, तो उसमें भी इंथैल्पी क्या होगी, चेंज होगी, यानी उस रिएक्शन में हीट जो है वो टोटल हीट कंटेंट जो है वो चेंज होगा। तो आपको पता है कि हमेशा जलने के अमल में हीट क्या होती है, वो इवॉल्व होती है, ये भी आपने याद रखना है। हीट इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। शुरू में हमें थोड़ी सी हीट स्पार्किंग या इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग के तौर पर हमें थोड़ी सी स्टार्ट करवा देनी पड़ती है, ताकि रिएक्शन को हमने स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद जो है वो रिएक्शन चलता रहता है। जैसे हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास कोयला है, ठीक है, और वुड हमारे पास लकड़ी है, हम इसको जलाते हैं, हम शुरू में खुद इनको थोड़ी सी स्टार्टिंग यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जलने का अमल खुद ब खुद हो रहा होता है। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो जलने का अमल है उसके लिए हमें जो है वो 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें जो है वो स्पार्किंग यानी स्टार्टिंग जो है हीट, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं,
और इस तरह तीसरे नंबर पे हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप कोई चीज़ जला रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कैंडल है, वो जल रही है, तो स्टूडेंट्स कैंडल के जलने का जो अमल है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से आ रही है और हमने ख़ुद इसको एक्टिवेट किया हुआ है। और फ्यूल जो है, ये वैक्स जो है, ये क्या है, ये फ्यूल है, ये हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास जल रहे हैं। तो इसके जलने से हमें क्या मिल रही है, यहाँ से एनर्जी, हीट मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ, क्लोज कर दूँ, तो ऑक्सीजन जो है वो आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो फिर ये जो जलने का अमल है ये जारी नहीं रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है जलने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन, ये आपने याद रखना है। इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन के अंदर हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़नी है रिएक्शंस की, उसमें ऑक्सीजन लाजमी इन्वॉल्व होगी और उसमें हमें जो हीट जो है वो इवॉल्व होगी, हीट मिलेगी। और हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच नोट सी से, यानी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of substance completely burn in excess of oxygen। यानी ऑक्सीजन जो अब एक्सेस होगी हमारे पास, देखें ऑक्सीजन लिमिटेड भी हो सकती है, तो उसमें हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। तो एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो उसमें हमारे पास जो जलने का अमल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। अब इथाइल अल्कोहल क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी आपने याद रखना है। जब हम इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन जाता है हमारे पास वाटर, ठीक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाती है। तो आपने एक यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जब भी हम ऐसी चीज़, ऐसे सब्सटेंस को जलाएं जिसमें कार्बन हो, यानी वो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी बनेगा। और भी चीज़ बन सकती है लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो लाजमी हमें हासिल होगी। और साथ स्टूडेंट हमें जो है वो क्या हासिल होगी, वो हीट। डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए, यानी हीट ऑफ कंबस्शन, इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन आ जाएगी -1368 किलो जूल पर मोल। तो यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस को जलाया हमने, ठीक है, और इसके जलने से जो हीट मिली है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम उसे कहते हैं इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन। इस तरह CH4 है, मीथेन है, इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें हमारे पास जो है वो डेल्टा एच, यानी हीट ऑफ कंबस्शन आ जाएगी, वो 890 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है जब भी आप 1 मोल किसी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं तो जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम कहते हैं इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच नोट, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या चीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक सॉल्यूशन बना देती हैं। और आपको पता है सॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट, ये डाइल्यूट भी हो सकता है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये क्या हो सकता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, कंसनट्रेटेड जिसमें सॉल्वेंट क्या हो कम। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है, इसमें मैं 10 ग्राम सल्यूट ऐड करता हूँ,
और इस तरह एक दूसरा मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने उतना ही वाटर लिया लेकिन इसमें मैं 50 ग्राम सल्यूट ऐड कर देता हूँ। तो कौन सा होगा कंसनट्रेटेड? ये वाला, इसमें सल्यूट ज़्यादा है। अच्छा, अगर मैं ये जो कंसनट्रेटेड है इसमें सल्यूट ज़्यादा है, इसमें मैं सॉल्वेंट ऐड कर दूँ, मतलब वाटर मज़ीद इसमें मैं ऐड कर दूँ, अगर इसमें वाटर ऐड करना शुरू कर दूँ तो स्टूडेंट ये कंसनट्रेटेड से क्या बन जाएगा? डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, अब इतना मैं वाटर इसमें ऐड करता जा रहा हूँ, इसकी इंथॉल्पी क्या होगी? चेंज होगी। देखो ना, जब भी हमारे पास कोई चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उनकी कम्बिनेशन होती है तो इंथॉल्पी हमारे पास चेंज होती है। ये आपने याद रखना, हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो अब इसमें मैं मज़ीद सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, सल्यूट उतना ही है लेकिन सॉल्वेंट अब मैं बढ़ा रहा हूँ, तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा डिल्यूट हो रहा है। तो इससे इंथॉल्पी भी क्या हो रही है? वो चेंज। अब एक टाइम आएगा कि इसकी जो डाइल्यूशन है, यानी ये मज़ीद डाइल्यूट करने पर, मज़ीद इसको हम जितना मर्ज़ी इसमें वाटर ऐड कर दें, लेकिन इसकी जो इंथॉल्पी है, डेल्टा एच है, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस पॉइंट को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास इंथॉल्पी चेंज नहीं होती, इंथॉल्पी सेम ही रहती है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी when 1 mole of substance is dissolved in so much solvent। यानी हमारे पास 1 मोल कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैं अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस ऐड करता हूँ, कोई भी वो हमारे पास हो सकता है, तो उसको जब मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास NH4Cl है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इसको जब मैं इतने ज़्यादा वाटर में, ठीक है, उसमें जब मैं इसको डिज़ोल्व करूँगा इन सो मच सॉल्वेंट, कि अगर मैं मज़ीद उसमें अगर वाटर ऐड करूँ फर्दर, यानी डाइल्यूट करूँ उसे, उसका रिज़ल्ट क्या हो? नो डिटेक्टेबल हीट चेंज, तो हीट चेंज ना हो सके, मतलब कि वो सबसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर मज़ीद हम डाइल्यूट करें तो हीट चेंज नहीं होगी। तो वो यही कह रहा है कि फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन नो डिटेक्टेबल चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज़ कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर मैं 1 मोल अमोनियम क्लोराइड इतने वाटर में ऐड करता हूँ कि अगर मैं मज़ीद उसमें वाटर ऐड करना चाहूँ, यानी मज़ीद उसे डिल्यूट करना चाहूँ, तो उसकी हीट चेंज नहीं होगी। तो वो कह रहा है कि उस दौरान जो हीट क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो सकती है या इवॉल्व हो सकती है। अब अमोनियम क्लोराइड जब मैंने इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डाला, डाइल्यूट किया इसको, तो जो हीट है वो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। तो अमोनियम क्लोराइड के लिए डेल्टा एच सोल्यूशन के लिए वो हमारे पास आ जाएगा +16 किलो जूल, यानी हीट क्या हो रही है यहाँ पे? एब्जॉर्ब हो रही है। तो इससे क्या होगा? आप देखें, इन्वायरमेंट से जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो जो टेस्ट ट्यूब या जिस बीकर में आपने ये सोल्यूशन बनाया है वो क्या हो जाएगा? वो कूल हो जाएगा। इस तरह हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हम ऐड करते हैं, यानी 1 मोल ये मैं ऐड करता हूँ वाटर के अंदर और इसका डाइल्यूट सोल्यूशन मैं बनाता हूँ, तो इसमें डेल्टा एच जो है वो हीट, वो क्या होगी? हीट ऑफ सोल्यूशन, वो यहाँ पे इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी। सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हीट क्या होती है? इवॉल्व, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इसकी हमारे पास वैल्यू है -25 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि जब सोल्यूशन बनाते हैं हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट हम वाटर में ऐड करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, तो जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है, जो बीकर है, ये क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा, यानी ये हॉट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंथॉल्पी, डिफरेंट उसकी टाइप्स थी। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर के अंदर इंथॉल्पी को मैयर किस तरह करते हैं, ठीक है, उनको मैयर करने के जो हमारे पास 2 मेथड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। और इस तरह ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है।